हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट। आप सबने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है आप सब ढंग से करोगे। तो आज एक छोटा सा काम करते हैं। मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैथ्स के एग्जाम्स में सारे फॉर्मूले भी आते होंगे ना, आप तब भी कम से कम भी 40 में से 10-12 क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मूले करवा रहा हूं, प्लीज सारे बस को ढंग से देख के एक बार स्टार्ट करना। अपनी मैथ्स का पेपर जब भी देने जा रहे हो तो एक बार वीडियो देख लेना, या अगर आप अभी आज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स के, तब भी एक बार वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं विजुअल नंबर 1, दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस। जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस है, इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन कौन सी मेन बातें इसमें आपको पता होनी चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है रेशियो। अब रेशियो में ना आपको काफी टाइप की रेशियोज पता होनी चाहिए। सर जैसे कैसी रेशियो? सबसे पहली रेशियो है आपकी कंपाउंड रेशियो। कौन सी रेशियो सबसे पहली? आपकी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है? अगर मेरे पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो उसे मैं ए सी रेशियो बी डी भी लिख सकता हूं। ये रेशियो का नाम क्या है? कंपाउंड रेशियो। क्वेश्चन में डायरेक्ट वो दे सकता है कि आपको दो रेशियो देगा, 1/2, 3/4 कुछ दे देगा, और आपको कंपाउंड रेशियो में वो बोलेगा कंपाउंड रेशियो बताओ इसकी क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है, कोई रेशियो a बाई बी और c बाई डी है तो कंपाउंड रेशियो क्या होगी? ए सी रेशियो बी डी। गुड। सेकेंड है मेरी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट सिंपल रेशियो है। अगर मेरे पास कोई रेशियो a बाई बी है, उसकी डुप्लीकेट रेशियो होगी a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और सिमिलर तरीके से ये डुप्लीकेट है, एक और आती है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? जैसे अगर रेशियो a बाय बी है, तो इसकी ट्रिप्लीकेट क्या होगी? a क्यूब बाय बी क्यूब। तो ये तीन रेशियो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। वो सिर्फ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भाई मुझे डुप्लीकेट रेशियो बता दे, मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दो। अगर आपका रेशियो है तो स्क्वायर कर दो डुप्लीकेट, रेशियो है क्यूब कर दो तो ट्रिप्लीकेट। आई गेस ये बात है आपको क्लियर। अब आता है, ये तो हो गई कुछ तीन रेशियो। एक रेशियो है आपका जैसे डुप्लीकेट है वैसी एक है आपके पास सब डुप्लीकेट। अब सबसे क्या वर्ड ऐड हुआ या माइनस हुआ आप देखो। सब डुप्लीकेट में अगर कोई रेशियो a बाय बी है, तो सब डुप्लीकेट में उसका वो आपको अंडर रूट करने के लिए बोल रहा है। सब डुप्लीकेट में क्या बोल रहा है? उसका अंडर रूट कर दो। और एक रेशियो है सब ट्रिप्लीकेट। अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है सब ट्रिप्लीकेट होता क्या है। सब ट्रिप्लीकेट सिंपली मींस कि जो भी आपके पास अगर रेशियो है a बाय बी, तो ये अंडर रूट था, ये स्क्वायर रूट था, आप इसका क्यूब रूट कर दो। तो ये आपकी कुछ रेशियोज है जो आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए? अगर आप क्या कर रहे हो? रेशियोज कर रहे हो। क्या क्या रेशियो है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब ए सी बाय बी डी। एक आपकी डुप्लीकेट रेशियो a बाय बी और a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख सकते हो। एक ट्रिप्लीकेट जैसे a बाय बी को आप a क्यूब बाय बी क्यूब लिख सकते हो। एक आपके पास सब डुप्लीकेट है जैसे आप a बाय बी को रूट a बाय रूट बी लिख सकते हो। एक सब ट्रिप्लीकेट है जैसे आप a बाय बी को क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b भी लिख सकते हो। एक कंटिन्यूइंग रेशियो भी होती है। कंटिन्यूइंग रेशियो का मतलब है अगर आपके पास कभी भी तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे a रेशियो b दे दिया या फिर b रेशियो c दे दिया, तो कंटिन्यू रेशियो हो जाएगी a रेशियो b रेशियो c। सिंपल सी है, ये भी आपको देखनी चाहिए। तो ये 6 आपकी रेशियो किसके अंदर आती है आपके, जो आपको पता होनी चाहिए रेशियोज के अंदर। ओके, आई गेस थोड़ा बहुत क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है प्रपोर्शन। अब ये ना मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सारी नहीं, इंपॉर्टेंट ध्यान देखना प्लीज। अब प्रपोर्शन में क्या क्या आ रहा है आपके पास, आओ देखें। अब प्रपोर्शन में आपके पास क्या क्या है देखो। सबसे पहले प्रपोर्शन में आपके ना बहुत सारे वर्ड्स आपको याद होगा, इन्विटेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बस बताओ ये होता क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या वर्ड कर रहे हैं? सबसे पहले वर्ड कर रहे हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो है, पहले मैं लिख लेता हूं सारे। इन्वर्टेंडो है आपका, एक आपका ऑल्टरनेंडो है, एक कॉम्पोनेंडो है, एक डिविडेंडो है, और एक लास्ट है जो दोनों का कंपैरिजन मिक्स होके आता है इन दोनों का, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, पांचों बताता हूं एक करके। सबसे पहले है आपका कौन सा? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स। इन्वर्टेंडो इनवर्स करना। अगर कोई रेशियो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो उसे आप b बाय ए और d बाय सी भी लिख सकते हो। ये रेशियो कौन सी होगी? इन्वर्टेंडो रेशियो। इन्वर्टेंडो रेशियो का मतलब क्या है? अगर कोई भी रेशियो a बाय बी और c बाय डी है, उल्टा कर दो, इनवर्स बोल रहा है करने के लिए, और क्या बोल रहा है?
नेक्स्ट आपके पास कौन सी है, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या है, अगर आपके पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, आप इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट, इसको इधर ले आओ, इसको वहां ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, a बाई सी और b बाई डी भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेंडो। फिर आता है क्या आपका कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास a बाई बी और c बाई डी है तो उसे आप a प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी भी लिख सकते हो। ये आपका कौन सी रेशियो होगी, कॉम्पोनेंडो प्रोपोर्शन हो गया। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ध्यान से नोट कर लो प्लीज। इन्वर्टेंडो में उल्टा, ऑल्टरनेंडो पे बस ये साइन चेंज कर दो या ये वाले कोई एक, कॉम्पोनेंडो में ऊपर प्लस कर दो जो नीचे वाली आइटम है, और फिर आता है डिविडेंडो। अब डिनोमिनेटर, कॉम्पोनेंडो मतलब ऊपर, डिविडेंडो मतलब नीचे। जैसा कोई रेशियो a बाई बी और c बाई डी है तो उसे आप लिख सकते हो a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी। सॉरी, डिविडेंडो में क्या है, आप बस क्या कर रहे हो माइनस, और कॉम्पोनेंडो में क्या कर रहे हो आप ऐड। याद रखना, a प्लस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी, कॉम्पोनेंडो, a माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी, डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो ये रहा, डिविडेंडो ये रहा, बट क्वेश्चन पूछेगा दोनों का मिक्स करके कि भाई तू मुझे रेशियो ले ले a बाई बी और c बाई डी, ये रेशियो ले ले a बाई बी और c बाई डी, तो मुझे इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बता। इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो साथ में। 90% टाइम्स इन पांचों में से यही पूछा जाता है कि इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करो, सॉल्व करो इसे। तो प्लीज याद रखना। और इन्वर्टेंडो में बस रेशियो इनवर्स, ऑल्टरनेंडो में क्या करना है, इन दोनों को चेंज, कॉम्पोनेंटो में क्या करना है ऊपर प्लस, डिविडेंडो में ऊपर माइनस, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों में प्लस ऊपर और नीचे माइनस, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। फिर आता है आपके लॉग। अब लॉग के आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, बस वो काफी है। अगर लॉग के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे आप log m प्लस log n लिखो। डिवाइड हो रहा है इसे आप log m माइनस log n लिखो। पावर की प्रॉपर्टी है, log m की पावर n है तो इसे आप n log m लिखो। एक बेस प्रॉपर्टी होती है सबसे मेन, देखना log b और यहां पर a है, इसे आप log b डिवाइड बाय log a लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बेस प्रॉपर्टी है। ये तो चार प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए फॉर log। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, log 1 होता है 0, log e होता है 1, log के साथ जब यहां पर और यहां पर सेम वैल्यू होती है तब भी आंसर कितना आता है 1। अगर क्वेश्चन हो log x स्क्वायर और नीचे हो x, कुछ भी हो x स्क्वायर और नीचे x है, जब ये बेस होता है ये इसका फंक्शन, जब ये 2 यहां जाएगा तो हम लिख देंगे 2 log x बाय x, और जब भी ऊपर ये दोनों सेम होते हैं तो इसे 1 लिख के आंसर कितना आ जाएगा 2। बट अगर यहां पर log x हो और यहां पर x स्क्वायर हो और आपको इसको आगे लेके जाना है तो वो हो जाएगा 1/2। जब नीचे से आगे जाएगा तो फ्रैक्शन में जाएगा और इसमें से डायरेक्टली उतर जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी log m बाय n log m होता है, तो जब जहां log x स्क्वायर है तो 2 आगे, पर अगर बेस में x स्क्वायर है तो 1/2 log x और फिर आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये बात तो आपके log के बारे में आपको एटलीस्ट ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको log स्टार्ट करना है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। ढंग से देखो, अगर आपने फॉर्मूले भी देखे तो आप अच्छा पेपर, इंडाइसिस भी है पर इंडाइसिस में इतना कुछ नहीं होता। इंडाइसिस में सिर्फ आपको पता होना चाहिए अगर दो चीजें विद द सेम बेस है, अगर am इंटू an है, दो चीजें सेम बेस है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी। am डिवाइड बाय an, दो चीजें सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो am माइनस n हो जाएगा। तो इतना ही आपका इंडाइसिस में है। इंडाइसिस में बस पावर्स से वो माइनस प्लस माइनस करता है। क्या बात क्लियर है? तो ये आपके पास मैंने यूनिट 1 के आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं। आपने यूनिट 1 के फॉर्मूले देख लिए, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो उसके ढंग से कर। अब आता है यूनिट 2। अब यूनिट 2 में आपके पास है इक्वेशंस।
अब इक्वेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन से ना मैं आपको ना एक शॉर्ट में पूरा बताता हूं, ढंग से देखना। सबसे पहले किस किस टाइप की इक्वेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे पहले इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जो आपके पास कोई भी इक्वेशन है अगर, तो वो ax प्लस बी, मतलब जो वेरिएबल है सॉरी जो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, जो आपका क्या है वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है? 1 है। जब वेरिएबल की पावर 1 है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है ये भी पता होना चाहिए आपको। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसके कितने जीरोस होते हैं? जीरोस का मतलब होता है किस पॉइंट पे आपका आंसर 0 है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक 2x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई, मतलब किस x की वैल्यू पे y 0 है। तो जब x इक्वल्स टू -1 होगा तब y क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका एक ही 0 हो सकता है, मतलब एक ही ऐसा आंसर हो सकता है जिसपे ये आंसर 0 होगा। तो क्या बात है पता लीनियर के बारे में? सर लीनियर में क्या होता है? लीनियर में आपका ये क्वेश्चन होती है जिसमें x की वेरिएबल 1 होती है, पावर 1। ग्राफ इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जीरोस इसका एक होता है। एक 0 का मतलब एक ही बार इसका आंसर, एक ही ऐसा आंसर हो सकता है जिसको 0 कर सकता और क्वेश्चन नहीं हो सकता। और एक और चीज, ये एक ही बार x एक्सिस को कट करेगा। सर एक ही बार क्यों? जितनी बार एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होते हैं, तो एक ही कट 0 एक बार कट करेगा। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक। मेन यही है क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है, आप खुद समझ जाओ, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c स्क्वायर है। क्या है आपके पास? स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इसका जो ग्राफ बनता है x की वैल्यू 2 होगी, पावर 2, इसके पावर 1 पावर 2, जो सा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? यू शेप बनता है। अच्छा एक बात याद रखना, यू सीधा बनेगा या यू उल्टा बनेगा डिपेंड करता है ए पे। ए जो एक्स के साथ में, अगर वो पॉजिटिव तो सीधा, वो नेगेटिव तो उल्टा। ओके, ये हो गया आपका ग्राफ। अच्छा इसके कितने जीरोस होते हैं? सर इसके 2 जीरोस होते हैं, मतलब ये 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। जीरो निकालने का तरीका जिसे हम नेचर ऑफ रूट्स भी कहते हैं, आपको याद होगा क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, वे d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आते हैं? जीरोस आते हैं। जीरोस कितने आएंगे? हमेशा 2। अब ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है d जो यहां यूज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स के नाम से। अगर ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 जीरोस आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, दोनों जीरो अलग अलग होंगे। अगर d इक्वल टू 0 है तब भी 2 जीरो आएंगे, पर दोनों जीरो आपस में सेम होंगे। पर अगर d लेस देन 0 है तब भी 2 जीरो आएंगे, बट वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। कौन से नंबर होंगे? इमेजिनरी। तो ये बात आपको याद रखनी है फॉर क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या मेन बातें हैं? इक्वेशन तो आपको पता लग गई है। सॉल्व कैसे करना है? -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, फॉर्मूला याद होगा क्लास 10। d की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बनता है हमेशा। d अगर ग्रेटर देन 0, 2 जीरो दोनों डिफरेंट, d इक्वल टू 0, 2 जीरो दोनों सेम, और d लेस देन 0 है तब भी 2 जीरो, पर दोनों इमेजिनरी, और आपको इमेजिनरी नहीं पूछेंगे कभी भी। ओके, तो लास्ट आपका आता है फिर क्यूबिक। क्यूबिक की जो इक्वेशन है वो आपको समझ गए होंगे कैसी होती है? हाईएस्ट पावर 3, और जिसका ग्राफ है वो याद रखना सांप की तरह बनता है। इसके 3 जीरोस होते हैं। कितने जीरो होते हैं इसके? 3 जीरोस होते हैं। 3 पर एक्सिस को कट करता है। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है? इक्वेशन यूनिट में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए टू स्टार्ट द चैप्टर। क्या बात क्लियर है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, प्लीज ये देखो। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है कि जब भी आपने जो लास्ट चैप्टर किया उसमें इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन था, इक्वेशन नाम है चैप्टर का। जो ये चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का नाम मतलब है कि यहां पर साइंस होंगे ऐसे,
ये वाले साइंस होंगे, ऐसे साइंस होंगे। तो अब इस जब ये भी आपके क्वेश्चन में चार साइन यूज होते हैं तो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी आ गई है। जैसे कि अगर 2x + 3 है ग्रेटर देन 3 या 4, कुछ भी ले सकते हो, 5 ले लो आप, आपकी मर्जी है, या 2x + 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 5, कुछ भी हो सकता है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर क्यों? हाईएस्ट पावर x की 1। मेन बात जो आपको बताना चाहिए पहली, जब =2 का साइन नहीं होता उस टाइम पे ये होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कैसी इनइक्वालिटी होती है? स्ट्रिक्ट। और जब =2 का साइन होता है उस टाइम पे ये होती है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब वीक और स्ट्रिक्ट मतलब बड़ा। तो जब =2 का साइन नहीं है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, =2 का साइन है तो स्लैक इनइक्वालिटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? अब मेनली जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आता है ग्राफ बेस्ड आते हैं। तो आपको ना हल्का सा ग्राफ ना के दिखाना चाहता हूँ कैसा होता है। समझो कि क्वेश्चन आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 ग्रेटर देन 5। इसको बनाए कैसे? सबसे पहले आपको ना एक कंसेप्ट पता होना चाहिए हाफ एंगल प्लेन का। कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए? हाफ एंगल प्लेन। अब ये क्या कंसेप्ट है? देखो 2x + 1 ग्रेटर देन 5, जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूं? देखो एक बार, पहले आप x y, इसको हम थोड़ा 2x + 4y ग्रेटर इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं। चलो x0 y2 y0 x4, तो x0 y2 यहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, ये आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपकी होती है शेडिंग। अब शेडिंग कैसे होती है? शेडिंग का मतलब है या तो आंसर इस साइड लाई करेगा या तो आंसर उस साइड लाई करेगा, इस लाइन के इस साइड या इस लाइन के उस साइड। इसलिए कहते हैं हाफ एंगल प्लेन। क्या कहते हैं इसे? हाफ एंगल प्लेन। और वो चेक कैसे करना है वो देखो, आप इस लाइन के इस साइड कोई पॉइंट चूज कर लो। जैसे मैंने कोई पॉइंट चूज किया है, उसका नाम है 0,0 0,0। अब वो इनइक्वालिटी पुट करूंगा मैं, 2 × 0 4 × 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 8। तो क्या 0 8 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जो इसका आंसर है वो इस साइड लाई करेगा, तो शेडिंग क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी। ये शेडिंग कंसेप्ट बहुत ध्यान रखना है। काफी बच्चे पूछते हैं कि 0 ही 0 लेना होता है ना, जरूरी नहीं है। कोई भी पॉइंट या तो इस साइड या कोई पॉइंट उस साइड, बस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना। जैसे 4,0 है ना, 3,0 2,0 1,0, कोई भी पॉइंट लो, फर्क नहीं पड़ता, बस 0 0 आसान हो जाता है। ठीक है, एक है x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले x = 0 की लाइन होती है ये है x = 0, तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 तो इस साइड है, क्योंकि क्या है? ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है भाई? ग्रेटर देन 0। फिर बोला है y ग्रेटर देन 0, ये होती है y = 0 की लाइन, और ग्रेटर देन है तो इसका आंसर इस साइड है, ऊपर। तो जो कॉमन एरिया शेड होता हुआ तुम सबको दिख रहा है या मुझे दिख रहा है, वो मुझे तो ये दिख रहा है भाई, जो सब में कॉमन एरिया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो कॉमन एरिया ये शेड हो रहा है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर आपका यूनिट 3 में, लीनियर इनइक्वालिटी का। आई होप ये कंसेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर होगा। बुक से और क्वेश्चन करोगे तो और समझ आएगा। इस रीजन का नाम होता है फीजिबल रीजन। क्या नाम होता है? जो कॉमन एरिया शेड होता है उसका नाम क्या है? फीजिबल रीजन। याद रखना, पूछ सकते हैं। तो आपको याद होगा ये इनइक्वालिटीज के नाम। शेडिंग कैसे करनी है? शेडिंग सोच समझ के देखना। 0,0 ना कंपल्सरी नहीं, कोई भी ले सकते हैं। एक और करके दिखा देता हूं, जैसे कि अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो चलो, कि ये लाइन है, इस साइड शेड हो रही है, ये पॉइंट है 2,0 1 सेकेंड 2,0 और ये पॉइंट है 0,1। ये इस साइड शेड हो रही है, 2 पॉइंट से तुम इक्वेशन निकालो, ये पूछ सकता है। अब जब भी आपको इक्वेशन निकाली हो लाइन की, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, और लाइन आपको बनानी है। तो कैसे बनाओगे? देखो, 2 पॉइंट्स कौन से? 0 1 2 0, x1 y1 x2 y2।
तो y माइनस y1, तो y1 कितना है 1, y2 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, x माइनस x1 तो x माइनस 0, तो मेरा आंसर आ गया 2y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x। तो आपको इक्वेशन आ रही है 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। बट भाई ये तो शेडिंग हो रही है ना, इनइक्वालिटी होगी ना, इनइक्वालिटी डालना पड़ेगा ना। अब तुम देखो ये लाइन 0,0 पे ट्रू है, ये लाइन 0,0 पे ट्रू है, उस साइड शेड हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पर 0,0 डालूं, मतलब जब मैं x और y की जगह 0 डालूं तो ये ट्रू आना चाहिए। ट्रू आने के लिए इनइक्वालिटी का साइन 2 की तरफ होना चाहिए, तब होना चाहिए 2 की तरफ। एटलीस्ट ये बात आपको पता होना चाहिए फॉर यूनिट नंबर 3। लेट्स स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट TVM, टाइम वैल्यू मनी। आओ देखें, इसके थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा है तो प्लीज़ देखना ध्यान से। आई गेस सबको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखना प्लीज़। ये फॉर्मूले आपने कर लिए तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, आप कर सकते हो पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का। जो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे सिंपल फॉर्मूला PIT, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, I फॉर इंटरेस्ट, टाइम, T फॉर टाइम पीरियड, दैट्स इट। फिर आता है फॉर्मूला कौन सा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। P is the principal amount, I is the interest rate, N is the conversion period, not the time period. Conversion period, सर conversion period क्या है? 2 साल का है और हाफ ईयरली है। 2 साल में कितने हाफ ईयरली हो गए? 4, तो N की वैल्यू 4। 2 साल का है, क्वार्टरली है, 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में 8 क्वार्टर, तो N की वैल्यू हो गई 8। और जो यहां पर आएगा ना वैल्यू, I भी उसी से डिवाइड होगा। तो मैं I बाय N लिख दूं ना तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो याद है ये होते कन्वर्जन पीरियड। क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है इसकी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ना अमाउंट भी निकाल सकते हो। ये तो आपको इंटरेस्ट देगा ना सर, टोटल अमाउंट ही चाहिए तो कुछ नहीं करना, P इंटू 1 प्लस I की पावर n। जब आपको टोटल अमाउंट ही चाहिए, N स्टैंड फॉर कन्वर्जन पीरियड, नॉट द टाइम पीरियड। ये बात हमेशा याद रखना। आ जाओ, फिर आता है एक अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट। अब देखो जैसे तुमने कहा कि सिंपल 6 लगा और कंपाउंड भी 6 लगा, सब सुनने में दोनों सेम सेम लग रहे हैं। अगर कंपाउंड आपको पता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, तो एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट मुझे मिला वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होता है अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब 6% मैंने बोला कंपाउंड है, तो एक्चुअली मिल कितना रहा है? 6 के ऊपर 6 लगता रहता है ना, तो एक्चुअली मिल कितना रहा है वो बताता है मुझे अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ERI का अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है 1 प्लस I की पावर n। प्लीज याद रखना, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट -1। किसका फॉर्मूला ये? अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। फिर आती है आपकी एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है जो आप करते रहते हो। मतलब जैसे कि लोन देना किसी को, या आपको काफ़ी साल बाद कुछ पैसे मिलते रहेंगे, ये सब एन्युटी है, रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट, ठीक है। पर कुछ टाइम पीरियड फिक्स्ड, कुछ टाइम पीरियड फिक्स्ड, याद रखना 10 साल 20 साल 50 साल फिक्स टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी देते रहेंगे, दैट इज एन्युटी। अब इसमें 3 टाइप के फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले आता है इसमें 2, फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फिर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी 3। तो देखो ध्यान से, पहले मैं स्टार्ट करूंगा किससे? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जब एक सिंगल कैश फ्लो, मतलब मैंने एक ही बार पैसा दिया है, एक ही बार पैसा दिया है, उसी की फ्यूचर वैल्यू निकालो। 10 लाख अभी दिए, 10 साल बाद क्या टाइम होगा, क्या मिलेगा वो बताओ भाई। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? इसमें सेम फॉर्मूला जो आपने सी अगर किया है वो क्या है? कैश फ्लो जितना आपने पैसा दिया 1 प्लस I की पावर n, ये है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। जब सिंगल फ्यूचर वैल्यू अभी सिंगल था, अब पीरियोडिक पेमेंट जा रही है। पीरियोडिक मतलब है रेगुलर पेमेंट जा रही है। पहले ये था कि 10 लाख अभी दिया, 10 साल बाद क्या है, हर साल 10 लाख दूंगा तो 10 साल बाद कितने मिलेंगे। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला? नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है? अमाउंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? जो आप कैश फ्लो दे रहे हो A 1 प्लस I की पावर n -1 अपॉन I इज द इंटरेस्ट, n इज द कन्वर्जन पीरियड, तुम्हें पता है, A इज द अमाउंट जो आप देते जा रहे हो हर साल। फिर एक निकलता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का। किसका फॉर्मूला है? ये लिखा होगा एन्युटी ड्यू। इसके 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन होता है एन्युटी ड्यू में। इसमें पहला स्टेप तो होगा, 2 स्टेप है। पहला स्टेप तो है ऑर्डिनरी,
जो आपने अभी तक ये किया पीरियोडिक वाला, ये पीरियोडिक जैसा है बट इसमें लिखा होगा एन्युटी ड्यू है 1 साल की, जो ये फॉर्मूला है वो सेम है, पर जो इसका आंसर आ गया ना उसको आप 1 + i से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी एन्युटी ड्यू की, और जैसे फ्यूचर वैल्यू है सेम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिंगल के अंदर, पहले सबसे पहले किसके अंदर, सिंगल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, a × 1 + i की पावर n। क्या फॉर्मूला है, a × 1 + i की पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू पीरियोडिक लगातार दिया जा रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है, देखो ध्यान से, 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i × 1 + i की पावर n। इसको आप a से जो भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यह क्या आ जाएगा कि आपने जब रेगुलर पेमेंट्स करी है, a आएगा प्लीज, जो रेगुलर पेमेंट्स करी है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्लियर। और एक है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, सेम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, तो इसमें भी 2 स्टेप है, पर 2 स्टेप ध्यान सुनना। स्टेप 1 जो आप ये निकालोगे, जब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू है, जो आपने ये निकाला ऑर्डिनरी में जो आप करने वाले थे ये, उसमें आप 1 ईयर कम लोगे। अगर 10 साल का है 9 साल ले लो, 15 साल का है 14 साल लो, 1 साल कम लो, और नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दो एक सिंगल कैश पेमेंट, सिंगल पेमेंट जो आपने स्टार्टिंग में लिख रहे थे। अब आपको समझाता हूं क्या है ये। समझो कि मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकाल के दे दे भाई 10 साल के लिए। पहली बात, आप 10 की इसी फॉर्म से फॉर्म यूज करोगे, पर 10 की नहीं 9 साल की निकालोगे। उसके बाद आप कुछ पैसा जो हर साल आता है रेगुलर पेमेंट्स हो रही थी, बस वो डायरेक्टली ऐड कर दोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर अभी इसी से टॉपिक निकलते हैं बहुत सारे, वो आप देखते हैं। ये होगी एन्युटी। एक आती है परपेचुइटी। मेन डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड परपेचुइटी ये होता है कि एन्युटी चलो कुछ सालों तक है, परपेचुइटी हमेशा ही चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। तो परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा R/I, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक आपका फॉर्मूला है सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड मतलब आपने कुछ पैसा जमा करके रखा किसी फ्यूचर काम के लिए, उसका भी सेम फॉर्मूला आपका आएगा 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i। सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट कोई फॉर्मूला नहीं, आपको नया फॉर्मूला नहीं आएगा। एक फॉर्मूला है कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट का। उसमें क्या होता है, एंडिंग वैल्यू जो है आपकी कंपनी की, स्टार्टिंग वैल्यू है जो आपकी कंपनी की 1 अपॉन n - 1 -1, 1 अपॉन n - 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। ये आपका है पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन है वो एन्युटी का ही आएगा, और एन्युटी में वो नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछ लेगा, वो अलग चीजें नहीं है, यही है। तो ध्यान से एन्युटी को ढंग से पढ़ो, उसके बेस पे क्वेश्चन करो, यही आपसे पूछे जाएंगे काफी हद तक, एन्युटी या CI के फॉर्मूले, दैट्स इट। ओके, आ जाओ फिर आगे बढ़े। फिर आता है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका, अरेंजमेंट। आप चीजों को अरेंज कर रहे हो। अब अरेंज करने का तरीका, पहली चीज, अगर एलिमेंट्स यूनिक है, सारे एलिमेंट अलग अलग है और अरेंजमेंट अलाउड नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास आपको चीजें अरेंज करनी है, सारे एलिमेंट अलग अलग है और अरेंजमेंट नहीं हो रही है। अरे सॉरी, रिपीटेशन, मैंने गलत वर्ड लिख दिया, अरेंजमेंट, रिपीटेशन नहीं हो रही है, सॉरी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकेंड, एलिमेंट अभी भी यूनिक है और रिपीटेशन अलाउड है। पहले रिपीटेशन अलाउड नहीं था, अब अलाउड है, तो फॉर्मूला आएगा n टू द पावर r। सही, n और r है क्या, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, r मतलब उसे किसने अरेंजमेंट करनी है। थर्ड, एलिमेंट यूनिक नहीं है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फॉर्मूला लगता है n फैक्टोरियल, जितने टोटल एलिमेंट है डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और ये जो r है वो r है जो कितनी बार कोई चीज रिपीट हुई है। फॉर एग्जांपल स्कूल वर्ड है,
मैंने कहा इसको अरेंज कर, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कैसे थर्ड केस बन गया, क्योंकि 2 ओ आ गए तो 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन कितनी बार क्या रिपीट हो रहा है, एक ही चीज रिपीट हो रही है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। अगर ओ और एल होता तो फिर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ जाता। तो ये बात याद रखना, ये होता है आपका परम्यूटेशन। एक और फॉर्मूला परम्यूटेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब है अगर 3 लोग इकट्ठे बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में तो उनको अरेंज करना है। 3 लोग हैं, डिफरेंट होते हो लोग सारे डिफरेंट एलिमेंट्स यूनिक है और रिपीट एक रिपीट नहीं करने, तो फॉर्मूला लग जाएगा 3p3, 3 में 3 बंदों को अरेंज कर। तो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट करने, कैसे अरेंजमेंट करने, सर्कुलर, तो फॉर्मूला रहेगा n-1 फैक्टोरियल का। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट का। और ये आपके 4 फॉर्मूले किसके अंदर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन के अंदर आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से, इसी का ही दूसरा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन। अब वो देखो, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सेलेक्ट करो। अब ये अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का, NCR, n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, R उनमें से कितने को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज होगा, इलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, चूजिंग, ऐसे वर्ड आ जाए तो आपका कॉम्बिनेशन। अरेंजिंग कर रहे हो, किसी को बिठा रहे हो तो वर्ड आ जाए तो परम्यूटेशन। इसमें क्वेश्चन होता है, अगर आपको याद होगा, जिसमें हम बॉयज गर्ल्स को बिठाते हैं ऑल्टरनेटिवली, वो क्वेश्चन जरूर आपको ट्राई करने हैं, आपकी बुक में भी है वो क्वेश्चन, हमेशा आते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, NCN 1 होता है, NC0 भी 1 होता है, NC2 इज इक्वल टू NC8 है। तो पूछेगा n बता, n इन दोनों का ऐड करके होगा, n10 होगा। NC3 और अगर NC4 के इक्वल है, मैंने n बता, तो n हो जाएगा आपका 7। तो ये आपको पता होना चाहिए इन द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास रह गए हैं, कौन चैप्टर हमारा आ गया, अब हमारा एक आ गया सेट्स, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स एंड इंटीग्रल्स। तो स्टार्ट विद सीक्वेंस सीरीज। सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज में आपको 2 चीजें पूछेगा, AP, GP और एक शायद से है नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, HP। HP को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, कोई फॉर्मूले नहीं है उसके, पर आइडेंटिफाई करने के लिए HP को आपको बोल सकता है वो। पहले देखो AP, GP, HP है क्या। जब आपके पास 2, 4, 6, 8 and 10, जब ये फिक्स अमाउंट, फिक्स गैप है, 2 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, जब गैप फिक्स्ड है तो ये क्या है, AP। 2 4 8 16 32। अब रेशियो सेम, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2। जब ये रेशियो सेम आता है तो क्या बन गया, GP। सर HP क्या है, HP एक तरह का GP, HP जो है वो AP ही है बट रेसिप्रोकल में है। मतलब 2 4 6 8 था, यहां 1/2 1/4 1/6 1/8 और 1/10। HP AP है उल्टा। HP क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल में लिख दिया तो वो क्या बन गया, HP बन गया आपका। अच्छा, इसके फॉर्मूले देखो, AP का आपको कोई nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला है A + n - 1D। सम निकालना है तो सम के फॉर्मूला 2 है इसके, एक फॉर्मूला है n/2 2A + n - 1D और दूसरा फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक फॉर्मूला है n/2 2A + n - 1D। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, GP। GP का मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशियो सेम होनी चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला ऐड कराऊंगा, ध्यान देखना, पक्का पूछेगा इनफिनिट GP का। GP का nth टर्म निकाल, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, R मतलब कॉमन रेशियो, D मतलब कॉमन डिफरेंस, से डिफरेंस सेम है। ARn की पावर AR की पावर n - 1। इसमें जो सम का फॉर्मूला है, हर जगह बुक में 2 लिखे हैं, पर आप एक ही करो और फॉर्मूला क्या लिखो आप, बस सिंपल सा ARn - 1
अपॉन आर माइनस वन। नहीं सर हमने तो देखा है कि 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर भी एक फॉर्मूला होता है। अरे आप वही सेम बात है, यही फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लेता है। अब यही करो, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सम ऑफ जीपी है, ये टर्म ऑफ जीपी जा निकालनी है। एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है इनफिनाइट जीपी का। इनफिनाइट जीपी वो जीपी अगर यही जीपी चलती रहे, बट इसकी कंडीशन है इनफिनाइट जीपी आपके कोर्स में से तब तक है अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हो। और कॉमन रेशियो 1 से, जैसे ये कॉमन 4/2 2 1 से ज्यादा है तो उसका कोई इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला नहीं, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। पर अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला आता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये है सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। इसके क्वेश्चन मेन आपसे पूछे जाएंगे इनफिनाइट जीपी के, या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके, कि 5 टर्म एपी में है, 5 टर्म जीपी में, बताओ ये क्या होगा। जब भी ऐसा हो ना 5 टर्म एपी में 5 टर्म जीपी में, अगर 5 टर्म एपी बोला है तो आप क्या ले लो, 5 टर्म एपी में सर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 एपी तो है सर, 5 टर्म जीपी में 2 4 8 16 32 ऐसे ले लो, तो आपका क्वेश्चन बड़ी साइंस सॉल्व हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूले किसके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जिसका क्या नाम है, सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशन। अब सेट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, सेट्स में आप सबसे पहले आपकी 2 फॉर्म्स होती है, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। पहली बात, सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो आगे जो सबके लिए सेम है। जनवरी के बाद क्या आता है, फेब, दैट इज वेल डिफाइंड। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये बात आपको याद रखनी है, सेट्स में से वही एलिमेंट होता है जो वेल डिफाइंड, एंड वेल डिफाइंड मीन जो सबके लिए क्या हो, सेम हो। किन तरीके के होते हैं आपके सेट्स के पार्ट, 2। कौन कौन से, सेट बिल्डर और रोस्टर। रोस्टर में क्या है, जब भी आप कोई एलिमेंट लिखते हो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हो, जैसे इंग्लिश लेटर वॉवल्स, और सेट बिल्डर में सेम लेटर की डेफिनेशन लिख देते हो। अ सेट ए have well defined element x such that x is a English letter vowel। तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म और ये आपका होता है कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट आपका पहली बात तो ये सिंपल, टफ नहीं, आराम से सबसे स्कोरिंग यही है, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नहीं आते इतने सारे, बट हाँ स्कोरिंग है, सिंपल टॉपिक है। फिर आपसे सेट में वो पूछ सकता है कि इसके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, या आप देखो अब जो भी सेट्स में आपको कुछ बातें पता होनी, ऑपरेशन, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स होता है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है अगर एक सेट में है 1 2 और दूसरी सेट में है 3 4, तो यूनियन अगर मैं कर रहा हूं, यूनियन का मतलब है दोनों एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे, कंबाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसका आपको वेन डायग्राम भी पता होना चाहिए। वेन डायग्राम सिंपल सा है, बस ये पूरा एरिया उससे डोनेट करता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, सेट्स, किन टाइप के, 2, रोस्टर और सेट बिल्डर। फिर आपका क्या टॉपिक, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब है कंबाइन कर दो जितने एलिमेंट्स है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में सेम चीज देख के चलते हैं। अगर ए 1 2 है और बी 3 4 है, ए इंटरसेक्शन बी उल्टा कर रहा हूं, कुछ नहीं है, तो इसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। कुछ नहीं लिखेंगे, या तो एम्प्टी बना देंगे या फिर फाई कर देंगे। और दिखता कैसे है ये भाई, फाई तो कुछ दिखता नहीं है, बट अगर मेरे से इंटरसेक्शन पूछोगे तो ये वाला पार्ट आता है, बट इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपको शेड करके दिखा दिया। इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है, ये यूनियन पता चल गया, इंटरसेक्शन पता चल गया। एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है उसमें से ए हटा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्स में पूरे 5 एलिमेंट है और ए में 1 और 2 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्स माइनस ए। माइनस में क्या करते हो, अगर यूनिवर्स माइनस ए हो रहा है तो इसमें से इसके जो कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचेंगे 3 4 5, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और वो दिखता कैसे है, पूरे ये आपका पूरा यूनिवर्स है, ये आपका सेट ए है, कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा सब कुछ, ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। 3 चीजें हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और इसका डिफरेंस ऑफ सेट भी आ गया आपका। अब आता है आपका दूसरा पार्ट, फंक्शंस। क्या आता है,
फंक्शंस। एक आपको लॉ जरूर पता होना चाहिए इसका, सेट्स का, डी मॉर्गन्स लॉ, काफी बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, डी मॉर्गन्स, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर आता है आपका रिलेशन फंक्शंस, और रिलेशन फंक्शन में जो मेन चीज आपसे पहले पूछता है वो पूछता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, दो सेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे अगर एक सेट में 1 2 है और एक सेट में 3 4 है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए क्रॉस बी करना है, तो ऐसे 1 3 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, 1 4 2 3 और 2 4। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कोई दो सेट मल्टीप्लाई करने हैं, आपको ऐसे करने पड़ेंगे। क्या बात क्लियर है। फिर आपको टाइप्स ऑफ सेट्स पता होने चाहिए। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको, पर इसमें दो चीज आपको पता होना चाहिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तीन चीज, सॉरी। डोमेन का मतलब होता है जब आपने कोई रिलेशन बनाया है, मतलब जब आपने प्रोडक्ट कर दिया तो कोई रिलेशन बनाओ इससे, इसे क्या बनाओ, कोई रिलेशन। सर रिलेशन मतलब, रिलेशन कुछ भी, जब आपने प्रोडक्ट कर दिया इनके बीच में कुछ तो रिलेशन बनाओ। मतलब रिलेशन कैसे, मुझे बताओ कोई कौन कौन से एलिमेंट में से y बड़ा है x से, y बड़ा है किससे, x से, तो ये रिलेशन हो गया। अब कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट हो गए इसके अंदर, रिलेशन के अंदर, सब में सिलेक्ट हो गए, सब में y बड़ा है x से, तो ये रिलेशन इसके अंदर आ गया। अब इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछते हैं। डोमेन मतलब पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 2 2, जो एलिमेंट रेंज के सिलेक्ट हुए हैं आपके, उनके पहले एलिमेंट क्या है वो डोमेन। रेंज क्या है, दूसरा एलिमेंट 3 4 3 4। कोडोमेन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी मतलब दूसरा एलिमेंट क्या है। एक बार फिर दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे रिलेशन बना के दे x + 1 = y, ये भी रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, ये भी रिलेशन है। अब रिलेशन अगर ये है तो इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होगा वो बताओ। सेलेक्ट क्या क्या हुए सर, अगर x1 तो y2, 1 2 नहीं है, x2 तो y3, एक सिलेक्ट हुआ है कौन सा, 2 3, और कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है पहला एलिमेंट। रेंज क्या है, दूसरा एलिमेंट जो सेलेक्ट हुआ है वो, और कोडोमेन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और सेट बी का मतलब है ये। तो आई गेस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है। आई गेस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन क्या है, फिर डोमेन, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन क्या है, ये सब आपको पता लग गया होगा। क्या इतना क्लियर है, इतने में आपका आई गेस काम हो ना जाना चाहिए। आपके अब टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, बट इतने रेलिवेंट आपको मत मानिए, आप इसी को ढंग से लेके चलिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब क्या है यूनिवर्सल रिलेशन का, कि जितने एलिमेंट आपके टोटल ऑर्डर्ड पेयर में है सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल। दूसरा है नल रिलेशन। मतलब क्या है कि मैंने कोई ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ। सब बताओ ना कैसे। जैसे रिलेशन 3 है, y > x, किस में y <x है, y किसी में है नहीं, सब में x छोटा है y से, तो ये नल रिलेशन हो गया। और यूनिवर्सल रिलेशन में सब कुछ, नल में कुछ भी नहीं। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया हमारा, सॉरी, कि जो भी आपका सिलेक्ट हुए हैं एलिमेंट, जो भी एलिमेंट क्या होगा आपके सिलेक्ट हुए हैं, उसके सेम वाले एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ए बी बी सी सी, अगर जितने एलिमेंट सेट ए के हैं उन सबके सेम वाले भी प्रेजेंट है, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब सर अगर यहां सेट ए में 1 2 है और जो रिलेशन बनाया है उसमें 1 1 2 2 आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, सेट ए के जुड़वा वाले जितने भी आ रहे हैं अगर, तो वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर आपके रिलेशन में ए भी है
तो वो कहता है BA भी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। मतलब जैसे रिलेशन बनाया 1-3 है और 3-1 नहीं है यहां पर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 2-3 है, 3-2 नहीं है रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और लास्ट कौन सा आपका? ट्रांजिटिव। कौन सा है आपका? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर आपके सेट में AB है, BC भी है, तो CD भी होना चाहिए। AB BC है तो CD भी अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। सर दिखाना जरा, जैसे देखो 1-3 है, अब देखो जैसे अब इसमें है नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कुछ भी आपने रिलेशन बनाया, रिलेशन गिवन है कुछ ऐसा 1-3, 3-1 और 1-1। 1-3 है AB, BC 3-1 भी है, तो AC भी होना चाहिए। अगर AB BC और AC भी है अगर, तो वो मैं कहूंगा कि वो क्या है? CD लिख दिया मैंने गलती से, AC लिखना। तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या बात क्लियर है? रिफ्लेक्स आपके फंक्शंस के बहुत टाइप होते हैं, बट दिस वुड बी इनफ। आप इसको ढंग से फोकस कीजिए। फंक्शन में आपको डोमेन रेंज पूछ सकता है, बट डोमेन रेंज आपको देखिए, और मैं आपको फंक्शन के ग्राफ बताया तो वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर यू शेप है तो ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन। अगर वी शेप है, मॉड्यूलस फंक्शन। अगर ऐसे सीढ़ियां बन रही है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन सब के बारे में प्लीज पढ़ के जाना, जो मैं कह रहा हूं उसको डिटेल में पढ़ना है। ये पे कुछ फंक्शन जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अगर ऐसे एस शेप में है तो दैट इज क्यूबिक फंक्शन। ये कुछ टाइप ऑफ फंक्शन के ग्राफ है जो आपको आने चाहिए, प्लीज ध्यान से देखना इसे। एंड लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो आता है आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। पर डिफरेंशिएशन के अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो nx n माइनस 1। 1/x का डेरिवेटिव क्या है? -1/x²। log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ex का डेरिवेटिव क्या है? ex। ये कुछ आपको डेरिवेटिव्स है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। लिख लो, काम आएंगे ये सारी चीजें। यहां पे कुछ डेरिवेटिव है जो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अच्छा, अगर कोई दो फंक्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट हो रहा है और डेरिवेटिव करना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। डिवाइड हो रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग। ये आपको कुछ पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स के बारे में। अब इंटीग्रल्स आता है। x की पावर n का इंटीग्रल है x की पावर n+1 अपॉन n+1। 1/x का इंटीग्रल है log x। ex का इंटीग्रल तो ex ही है। 1/√x का इंटीग्रल है 2√x। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं, इंटीग्रल 0 नहीं, cx है। तो ये सारे किसके फॉर्मूले हैं? इंटीग्रल्स के। इंटीग्रल में आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है? अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे उसका इंटीग्रल करना है तो फॉर्मूला है पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल। मैं रिकमेंडेशन दूं, जिसका मैथ्स नहीं है वो इस लास्ट यूनिट को छोड़े एंड अपनी बाकी 7 यूनिट में फोकस करे। बड़ी आराम से पेपर क्लियर हो, कोई बिना टेंशन के सोचना, दिक्कत ही नहीं लेनी है आपको। और कौन सा है? ये आपको कहते हैं प्रोडक्ट टूल भी कहते हैं, आईलेट भी कहते हैं कुछ बच्चे इसे। और आपका ये इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप इसको एक बार बुक से देखिएगा। एक आपका फॉर्मूला जो आपको करना है ढंग से, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले करने हैं एंड आपके लिए हो जाएगा काम। पार्शियल फ्रैक्शन के हैं एंड दैट्स इट, आई गेस वही है, काफ़ी फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन के, वो आपको ढंग देखने और आपको ये चीज़ें दैट वुड बी इनफ। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये क्लैरिटी आई है, आप और ढंग से करेंगे इसे। जिसने पूरी वीडियो देखी आई गेस थोड़े फॉर्मूले समझ आ जाएंगे एंड फिर आप उसको कर सकते हैं। बाय।